हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल ताज के दावेदार का 11वां और अंतिम भाग। ऊपर का रास्ता बंद होते ही देवराज चौहान और मोना चौधरी ठिठक गए। बाहर से जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी वो आनी बंद हो गई और वहां को अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। ऐसे में सीढ़ी का नजर आना कैसे संभव हो सकता था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान के सर में सोच के भाव थे। मोना चौधरी के कंधों पर मौजूद काली बिल्ली की आंखें अंधेरे में अंगारी की तरह चमक रही थीं। मोना चौधरी ने कमर में फंसा खंजर निकाला और बुदबुदाई, खंजर, रोशनी कर। मोना चौधरी के शब्द पूरे होते ही खंजर में से टॉर्च की तरह तीव्र रोशनी नजर आने लगी। नीचे जाती सीढ़ियां स्पष्ट नजर आने लगी। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा, फिर हाथ में दबे खंजर को। सीढ़ियां उतरो। मोना चौधरी का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और सीढ़ियां उतरने लगा। खंजर से निकलने वाली रोशनी इतनी तीव्र थी कि वह जहां पड़ती वहां का जर्रा जर्रा स्पष्ट हो जाता। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मोना चौधरी ने पूछा। मैं नहीं जानता। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। तुम्हारी बहन ने कदम कदम पर मेरी सच्ची सहायता की है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जब करता हूं तो फिर अविश्वास नहीं करता। इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि बेला कभी भी मुझे बुरे रास्ते पर नहीं डाल सकती। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। बहुत भरोसा है बेला पर? हाँ। तुमने देखा है उसे? मोना चौधरी के होठों पर बराबर मुस्कान थी। हाँ। खूबसूरत है वो? मैं नहीं जानता खूबसूरती की परिभाषा क्या है। देवराज चौहान का स्वर शांत था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि देखने में वो मुझे अच्छी लगी। उसके बाद उसके कर्म कदम कदम पर मेरी सहायता कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बुरी कैसे हो सकती है? मोना चौधरी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि रुक गई। दोनों की निगाहें सीढ़ियों पर सामने थी और सीढ़ियां समाप्त हो रही थीं। समाप्त होते ही आखिरी सीढ़ी के पास लोहे का आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख सी चमक रही थी और उसका चेहरा इनकी ही तरफ था। ये क्या? मोना चौधरी के होठों से निकला। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। उन्होंने आसपास देखा। वो छोटे से कमरे जैसी जगह थी। सीढ़ियों के पार एक रास्ता बाई तरफ जा रहा था, दूसरा दाई तरफ। आओ। करीब 10 सीढ़ियों पार करके पार खड़े लोहे के आदमी के होंठ हिले। स्वागत है। कौन से रास्ते पर जाओगे? दाईं तरफ वाले या बाईं तरफ वाले? इस बात का जवाब दिए बिना सीढ़ियां उतरे तो जलकर भस्म हो जाओगे। तभी मोना चौधरी के कंधे पर बैठी बिल्ली बोली, म्याऊं। बेला की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। देवा? हाँ। ये तुमसे फिर पूछेगा कि कौन से रास्ते पर जाना है। ऐसे में तुमने जवाब देना है, दाएं नहीं जाना है, बाएं नहीं जाना है, सीधे रास्ते पर जाना है। ठीक है। देवराज चौहान बुदबुदाया। अब क्या करना है? मोना चौधरी ने पूछा। लोहे के आदमी के होंठ पुनः हिले। आओ। स्वागत है। कौन से रास्ते पर जाओगे? दाई तरफ वाले या बाई तरफ वाले? इस बात का जवाब दिए बिना सीढ़ियां उतरे तो जलकर भस्म हो जाओगे। दाएं नहीं जाना है, बाएं नहीं जाना है, सीधे रास्ते पर जाना है। लोहे के आदमी पर निगाह टिकाए देवराज चौहान ने कहा। हाव भाव में सतर्कता आ गई थी। देवराज चौहान के शब्द पूरे होते ही लोहे के मानव में हलचल हुई। फिर वो सामान्य इंसान की तरह चलकर दीवार के पास जा खड़ा हुआ। ये क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूछा। आओ। दोनों ने बाकी की सीढ़ियां तय की और फर्श पर आ गए। वहां पांव रखते ही दाएं बाएं नजर आने वाले रास्ते बंद हो गए और सामने एक नया रास्ता नजर आने लगा। दोनों की निगाहें मिली। चेहरों पर अजीब से भाव थे। फिर सामने देखने लगे। उस रास्ते के पार तीव्र रोशनी नजर आ रही थी। आओ देवा। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मिन्नो को साथ ले आओ। देवराज चौहान आगे बढ़ा, मोना चौधरी भी। दोनों के उस रास्ते में प्रवेश करते ही वो रास्ता बंद हो गया और वहीं को अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में लोहे का मानव धीमे से चलता हुआ पुनः पहले की तरह आखिरी सीढ़ी के पास आ खड़ा हुआ। ये करीब 3 कमरों जितना बड़ा हॉल था। 2 चारपाइयां वहां बिछी हुई थी। बैठने के लिए कुर्सियां और लकड़ी की टेबल मौजूद थी। वहां ताज़ा हवा थी, परंतु ताज़ा हवा कहाँ से आ रही थी मालूम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां ना कोई खिड़की थी और ना ही रोशनदान। तीव्र प्रकाश में वहां का जर्रा जर्रा चमक रहा था। मोना चौधरी और देवराज चौहान की निगाहें मुद्रानाथ और बेला पर जा टिकी, जो कि कमरे के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। देवराज चौहान खूबसूरत बेला को तो पहले देख चुका था, परंतु मुद्रानाथ को उसने पहली बार देखा था। मुद्रानाथ उसी रूप में था जब वो मोना चौधरी से मिला था। जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज। सफ़ेद धोती में लिपटा शरीर, गले में मालाएं, सिर और दाढ़ी के बाल दूध की भांति सफ़ेद, दमकता चेहरा। उम्र का अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं था। मुद्रानाथ को सामने पाकर मोना चौधरी चौंकी, माथे पर बल पड़ गए। तभी बेला मुस्कुराती हुई मोना चौधरी की तरफ बढ़ी। क्योरी मिन्नो, कैसी है तू? मोना चौधरी की उलझन भरी निगाह बेला पर जा टिकी। पहचाना नहीं क्या?
पास पहुंचकर बेला ठिठकी। मोना चौधरी के कंधे पर प्यार भरा हाथ रखा। कौन हो तुम? मोना चौधरी के होठों से निकला। मैं बेला हूँ, तेरी छोटी बहन। सिर्फ साल भर छोटी हूँ और तुम मुझ पर हमेशा अपने बड़े होने का रौब झड़ा करती थी, कहकर बेला हौले से खिलखिलाई। तभी मोना चौधरी के कंधे पर बैठी काली बिल्ली छलांग लगाकर नीचे आई और आगे बढ़कर मुद्रानाथ के पैरों में लौटने लगी। मोना चौधरी ने बिल्ली को देखा, फिर बेला को। विश्वास नहीं होता तेरे को मेरी बात पर? बेला मुस्कुरा रही थी। मेरी कोई बहन नहीं है। फिर मैं तेरे पहले जन्म की बात कर रही हूँ मन्नू, इस जन्म की नहीं। बेला कुछ गंभीर हो उठी। तब मैं तेरी बहन थी। और सुन, अब झगड़ा नहीं करना। मैं अपने हाथों से तेरा ब्याह देवा से करवाऊंगी। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़कर पास खड़े देवराज चांद को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, मोना चौधरी ने बेला से कहा। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। बापू से नहीं मिलोगी? बेला ने मुद्रानाथ की तरफ इशारा किया। मोना चौधरी की निगाह मुद्रानाथ की तरफ उठी। ये मेरे बापू हैं? हाँ, बीते जन्म में तुम्हारे बापू थे। मुद्रानाथ नाम है इनका। ये मेरे पहले जन्म के बापू नहीं हो सकते। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? ये जब मुझे जंगल में मिले थे तो इन्होंने देवी कहकर मुझे प्रणाम किया था। अगर मैं बीते जन्म की इनकी बेटी होती तो ये मेरे पाँव में प्रणाम क्यों करते? मोना चौधरी के सर में शक के भाव थे। बेला मुस्कुराई। जवाब दिया मुद्रानाथ ने। तब मैं तुम्हें अपनी बेटी कहता था, तुम कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करती बेटी, क्योंकि उस वक्त तुम्हें शक ने घेरा हुआ था कि मैं भी कोई मायावी जादूगर हूँ जो तुम्हें कैद करना चाहता हूँ। ऐसे असलियत बताने का क्या फ़ायदा जिसके बारे में पहले से ही यकीन हो कि सामने वाला विश्वास नहीं करेगा? मुद्रानाथ के होठों पर मुस्कान थी। और फिर माँ, बहन और बेटी को प्रणाम करना हमारे संस्कारों के विरुद्ध नहीं है, इसलिए देवी कहकर मैंने तुम्हें प्रणाम किया। वैसे भी तुम तिलिस्मी नगरी की देवी तो हुई। मैं देवी? हाँ, बेशक तुमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, परंतु तुम्हारी आत्मा वही है जो मिन्नो में थी। और तो और कुदरत का करिश्मा है कि तुम्हारा चेहरा भी वही है। तब तुम सामान्य जीवन हमारे साथ, परिवार के साथ व्यतीत कर रही थी कि तुम्हें नगरी की कुलदेवी की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कई अद्भुत शक्तियों की मालकिन बन गई तुम। छोटे से घर को छोड़कर महलों में जा पहुंची। नगरी के लोग तुम्हें मिन्नो कम और देवी ज़्यादा कहने लगे। मुद्रानाथ का स्वर बेहद मीठा था। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। तुम लोगों की बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, मोना चौधरी ने कहा। यही बातें समझाने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, मुद्रानाथ मुस्कुराते हुए बोला। देवराज चौहान बेला से बोला। तुम लोग जहाँ रह रहे हो ये जगह रहने वाली तो नहीं? बेला के चेहरे पर गंभीरता नजर आई। देवा, मिन्नो की गलतियों को हम पिछले 150 बरस से भोग रहे हैं। बेला ने गहरी सांस ली। क्या मतलब? मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। तुम्हें दालू पर बहुत विश्वास था। हमारे समझाने पर तुम हमें बेवकूफ़ कहती थी। देवा के साथ लड़ाई में जब तुम घायल होकर मरने की हालत में पहुंच गई तो तुमने दालू को तिलिस्मी की रखवाली सौंप दी और बापू के, मेरे हवाले तुमने नगरी की देखभाल सौंप दी। लेकिन दालू का मन तो पापों से भरा हुआ था। वो सिर्फ तिलिस्मी की रखवाली पर ही कैसे सब्र कर सकता था? उसने षड्यंत्र रचकर हम दोनों की जान ले लेनी चाहिए। महल के आदमी को भी अपनी तरफ कर लिया, औधों का लालच देकर। ऐसे में हम जान बचाकर भागने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? तब से मैं और बापू जान बचाते भागे फिर रहे हैं और दालू कब से मौके की तलाश में है कि वो हमें खत्म कर सके। यही वजह है कि हमें सावधानी से इस तरह छिपकर रहना पड़ रहा है। मोना चौधरी ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। इन बातों पर विश्वास करो मोना चौधरी, देवराज चौहान ने कहा। मैं भी अपने पूर्व जन्म के परिवार वालों से मिल चुका हूँ। मुझे कुछ बातें भी याद आई। हम पृथ्वी से आए, ये सच है, और ये भी सच है जो ये कह रहे हैं। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे शरीर में वही आत्मा है जो पूर्व जन्म में थी? मोना चौधरी बोली। बेटी, मोना मुद्रानाथ ने कहा, अगर तुम वही मिन्नो ना होती तो अपने बुतों से तिलिस्मी लकीरों वाली चादर नहीं उतार सकती थी। शुभ सिंह को पत्थर बनाकर दालू ने कैद कर रखा था। तुम उस कैद से मुक्ति ना मुक्ति ना दिला पाती। तिलिस्म के कई हिस्सों को तुमने तोड़ा जिन्हें कुलदेवी मिन्नो ही वापस आकर तोड़ सकती थी। और ये तुम्हारी बिल्ली, जब तुम मौत के मुंह में थी तो ये बिल्ली देवा को तुम तक लाई ताकि तुम्हें बचाया जा सके और मेल करवाया जा सके। दालू ने इसे भी कैद कर रखा था, परंतु इत्तेफाक से देवा के हाथों इसके कैद होने का तिलिस्म टूट गया और यह आज़ाद होकर देवा के साथ हो गई। इंसान तो एक बार धोखा खा सकता है, परंतु जानवर अपने मालिक को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। मोना चौधरी ने कुछ कहते ना बना। मोना चौधरी, मैं फिर कहता हूँ इनकी बातों पर विश्वास करो, देवराज चौहान बोला। लेकिन मैं तो किसी दालू को नहीं जानती और कुछ भी याद नहीं मुझे। ऐसे में मिन्नो, मुद्रानाथ ने शांत स्वर में कहा, तेरे को सब कुछ याद दिलाने के लिए तो मैंने यहाँ बुलाया है। इस वक्त तेरी बहुत ज़रूरत है नगरी को। दालू ने सिद्धियों युक्त शक्तिशाली ताज के दम पर नगरी का समय चक्र रोक रखा है।
एक तरह से नगरी को तबाह करके संचालन अपने हाथ में ले रखा है। दालू के जुल्मों में नगरी वाले तंग आ चुके हैं। हर कोई दालू से मुक्ति चाहता है, परंतु उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। दालू इस वक्त नगरी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा, दालू उसे तबाह कर देगा। 100 बरस पहले गुरुवर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये सब मिन्नू ही आकर ठीक करेगी, और अब तुम आ गई। मोना चौधरी कई पलों तक खामोश रही। क्यों रही मिन्नू? तेरे को बापू की बात पर भी विश्वास नहीं? जो बेला ने कहना चाहा। बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है। मोना चौधरी उलझन में फंसी क्या उठी। मैं ना तो तुम्हें जानती हूँ, ना ही बापू को, और मुझे ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो मैंने पहले कभी नहीं। बेला मुद्रानाथ की तरफ पलटी। बापू, बेला ने कहा, पहले मिन्नू को अपना पूर्व जन्म याद आ जाना चाहिए। अवश्य बेटी, मुद्रानाथ मुस्कुराया, लेकिन पहले इन्हें जलपान तो कराओ। देवा भी साथ है, ये तो जमाई है मेरा। वो बात जुदाई की रस्में अधूरी रह गई थी। देवराज चौहान ने होठ से सिकोड़कर मुद्रानाथ को देखा। कैसे याद दिलाओगे मुझे पूर्व जन्म की बातें? मोना चौधरी ने पूछा। अपनी शक्तियों के दम पर, मुद्रानाथ ने कहा, और जो कमी रह जाएगी उसे गुरुवर की आज्ञा के अनुसार तुम्हारे गले में गुरुवर की दी माला डालकर पूरी कर दी जाएगी। बेला ने अपनी शक्तियों के दम पर उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर दी। जलपान के दौरान मोना चौधरी के चेहरे पर उलझन बिखरी स्पष्ट नजर आ रही थी, परंतु देवराज चौहान अपेक्षाकृत शांत था। शायद वो मन ही मन इन सच्चाइयों को स्वीकार कर चुका था। मुद्रानाथ ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा, इस वक्त हम ऐसी व्यस्तता के दौर से गुजर रहे हैं कि तुमसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं देवा। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। मैं इन हालातों को कुछ हद तक समझ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मुद्रानाथ ने मोना चौधरी से कहा, मिन्नो, मैं तेरे को वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तू पहले रहती थी, उस बस्ती में और घर में। मैं, तेरी माँ रौनक देवी और तेरे से 1 साल छोटी बेला भी रहती थी। यही घर था हमारा। मोना चौधरी की निगाह मुद्रानाथ पर टिकी रही। सब अपनी आंखें बंद कर लो। देवराज चौहान, मोना चौधरी और बेला ने अपनी आंखें बंद की तो मुद्रानाथ भी आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने अपने शरीरों में हल्का सा झटका महसूस किया। उसके बाद मुद्रानाथ का स्वर कानों में पड़ा। अब आंखें खोल सकते हो। उन तीनों ने आंखें खोली। खुद को उन्हीं कुर्सियों पर मौजूद पाया, परंतु अब वे वहां न होकर किसी बस्ती में थे। लोग आ जा रहे थे। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई पैदल। कहीं बैलगाड़ी जा रही थी तो कहीं घोड़ा गाड़ी। बातों का सामान्य सा शोर उनके कानों में पड़ रहा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी हैरानी से इधर उधर देखते हुए कुर्सियों से उठे। बस्ती की सड़कें कच्ची थी। कोई घर पक्का था तो कोई कच्चा। कोई घर बड़ा था तो कोई छोटा। तभी मुद्रानाथ का सर उनके कानों में पड़ा। मिन्नो, इस वक्त तुम उस समय में हो जब तुम देवी नहीं बनी थी। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े उधर उधर देखे जा रही थी। जाओ, मुद्रानाथ ने कहा, आगे बढ़ो और अपना घर तलाश करो। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। देवा हमारे पास ही रहेगा। ना समझ में आने वाले भाव चेहरे पर समेटे मोना चौधरी आगे बढ़ी। मुद्रानाथ, बेला, देवराज चौहान वहीं खड़े रहे। इधर उधर देखते हुए कुछ आगे बढ़ने पर मोना चौधरी ने पलट कर देखा तो ठिठक गई। कुछ पीछे जहां वे तीनों खड़े थे अब कोई भी नहीं था। कहाँ गए वे तीनों? तभी पास से गुजरती बूढ़ी सी औरत उसे देखकर ठिठकी, फिर और करीब आ गई। अरे मिन्नो, तू? उस बूढ़ी औरत के होठों से हैरत भरा स्वर निकला। मोना चौधरी ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। कब आई मिन्नो तू? एकाएक मिन्नो को सब कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा। मौसी तू? मोना चौधरी के होठों से निकला और वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये शब्द उसके मुंह से कैसे निकल रहे हैं, जबकि वो ये भी जानती थी कि सामने मौसी ही है। 2 जन्मों के दिमाग आपस में मिल रहे थे। हाय हाय, ये क्या मर्दों के कपड़े पहन रखे? लाज नहीं आती तुझे? मौसी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। तेरे बापू ने तुझे इन कपड़ों में देख लिया तो तेरे को काट कर रख देगा। चल दूसरे कपड़े पहन ले घर जाकर। तू कहाँ जा रही है मौसी? मैं तो लाला की दुकान से चीनी लेने जा रही हूँ। और सुन, मौसी का सर धीमा हो गया था, घर पर सरसों का साग बना रखा है, तू कपड़े बदल के आ जा, तब तक घर पहुंचकर तेरे लिए मक्की की रोटी उतार देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी मौसी, मोना चौधरी ने मुंह बनाकर कहा। क्यों री? पहले तो तू माँ को बता देती है और माँ मुझे डांटती है कि मौसी के यहाँ से तू खा आती है और घर का खाना बना पड़ा रहता है, मोना चौधरी ने शिकायती लहजे में कहा, परंतु मस्तिष्क में आदियाँ चल रही थी कि वो क्या कह रही है। अच्छा ठीक है, तेरी माँ से नहीं कहूंगी, आ जाना तू, कहने के साथ ही मौसी आगे बढ़ गई। मोना चौधरी उसे जाते देखती रही। उसके बाद उसकी निगाहें इधर उधर गईं। फिर वो आगे बढ़ने लगी। जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये गलियां, ये मकान, मोहल्ला सब कुछ अपना सा है। अब उसके कदम रास्ते पर इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे यहाँ से रोज का गुजरना हो। मिन्नो, तभी एक युवती का सर उसके कानों में पड़ा। आ गई तू? मोना चौधरी ने फौरन गर्दन घुमाकर देखा। कुछ कदमों के फासले पर उसी की हम उम्र युवती खड़ी उसे देख रही थी। मुस्कुरा रही थी और आंखों में आंसू भी थे। सत्तो?
मोना चौधरी के होठों से बरबसी निकला और वो खुद हैरान थी कि ये नाम उसके होठों से कैसे निकल गया। कैसी है तू सत्तो? बसंतलाल अब तो तुझे तंग नहीं करता? सत्तो नाम की युवती दौड़ते हुए आई। मोना चौधरी के बाहें खुद ब खुद फैलती चली गई। दोनों कसकर गले मिल गईं। सत्तो की आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे तो विश्वास नहीं होता मिन्नत, तू लौट आई है। सत्तो का भर्राया जोर उसके कानों में पड़ा। मैं आ गई हूँ सत्तो, आ गई हूँ। मोना चौधरी के होठ खुद ब खुद ही हिल रहे थे। तूने बताया नहीं बसंतलाल अब तो तुझे तंग नहीं करता? नहीं, उस दिन तूने उसकी ऐसी ठुकाई की थी कि उसकी बाँह भी टूट गई। उसके बाद उसने कभी भी मुझे टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखा। गुरुवर से विद्या ग्रहण करके तूने बहुत अच्छा किया। अब तो तू योद्धा बन चुकी है। लेकिन कब आई तू वापस? कहाँ पर दोबारा जन्म लिया? तेरी माँ बोलती है कि गुरुवर ने कहा था कि कभी कि मिन्नो कहीं जन्म लेकर दोबारा यहाँ आएगी। गुरुवर की बात सच हुई। मोना चौधरी का हाथ उठा। सत्तो की आंखों से बहते आंसू पहुंचे। सच ही तो कहा था गुरुवर ने, मोना चौधरी बोली। माँ से मिली? नहीं। मोना चौधरी के होठों से इस तरह निकला जैसे भूली बात याद आ गई हो। आज फिर माँ की डांट खानी पड़ेगी। देर करा दी ना तूने। कहने के साथ मोना चौधरी सत्तो को छोड़कर भाग खड़ी हुई। वह उस कस्बे का बड़ा सा मकान था। ठीक सामने खुला सा अहाता पार करके कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। बाईं तरफ घोड़ों का अस्तबल था। 4 घोड़े अभी भी वहां बंधे नजर आ रहे थे। दाईं तरफ 2 भैंसें और एक गाय बंधी हुई थी। अहाते के ठीक बीचों बीच आम का काफी बड़ा और फैला हुआ पेड़ था, जिस पर कच्चे आम लटकते नजर आ रहे थे। गेट की बाहरी चौखट पर ही मोना चौधरी के पांव ठिठक गए। निगाहें भीतर की हर वस्तु पर दौड़ने लगी। सब कुछ अपना था। पहचानती जा रही थी वो मोना चौधरी भी थी और बीतते हर पल के साथ मिन्नो भी बनती जा रही थी। एकाएक मोना चौधरी की आंखों में आंसू छलछला उठे। मोना चौधरी ने पांव आगे बढ़ाया। गेट के भीतर पांव रखते ही उसके शरीर को करंट से भरा जोरों का झटका लगा। तीव्र कंपन हुआ और फिर सब थम गया। लेकिन इतने में ही उसके दिलो दिमाग में रोम रोम में पूर्व जन्म की मिन्नो बस गई थी। दूसरा पांव भीतर रखते ही जैसे वो पूरी तरह पूर्व जन्म की मिन्नो बन गई। माँ! मोना चौधरी ने जोरों से पुकारा और आम के पेड़ की तरफ दौड़ी, जिसकी मोटी मजबूत शाखा पर रस्सी डालकर झूला डाल रखा था, और एक ही झटके में झूले के फट्टे पर जा बैठी। मिन्नो! भीतर से किसी औरत की चीखने जैसी आवाज आई। माँ! मोना चौधरी के होठों से पुनः तेज स्वर निकला। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। फिर ना कहना कि मैं मौसी के घर से खाया आई। वैसे भी वहाँ मक्की की रोटी और सरसों का साग बना है, जल्दी दे दे, नहीं तो मैं चली मौसी के यहाँ। हाँ। तभी भीतर से 50 वर्षीय औरत निकली, जिसम पर साड़ी डाल रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था। वह स्वस्थ और सुंदर औरत थी, परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे हुए थे। चेहरे पर हैरानी का सागर ठाटे मार रहा था। मिन्नो! औरत के होठों से कपकपाता स्वर निकला। तू तू मिन्नो ही है? वाह माँ! खाने को मांगा तो पूछती है मिन्नो ही हूँ या कोई और? झूले पर धीमे धीमे झूलती मोना चौधरी मजाक भरे स्वर में कह उठी। 1-2 सूट सिलवाने को बोल दिया तो तू कहेगी मैं तेरी बेटी हुई नहीं। कोई बात नहीं, मौसी के घर रह लूंगी। हाँ। वो औरत जो मिन्नो की माँ रौनक देवी थी, पास पहुंचकर खड़ी हो गई। आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। कांपते होठों के साथ वो मोना चौधरी को देखे जा रही थी। मोना चौधरी ने उसे देखा, नजरें मिली। पाँव नीचे लगाकर मोना चौधरी ने झूला रोका और फट्टे से नीचे उतर आई। उसकी आंखें पुनः गीली होने लगीं। माँ! मोना चौधरी के होठों से तड़पता स्वर निकला। मिन्नो, मेरे कलेजे के टुकड़े! कहते हुए रौनक देवी ने दोनों बाहें फैला दी। मोना चौधरी दौड़ी और रौनक देवी की बाहों में समा गई। माँ! मोना चौधरी की आंखों से बहते आंसू तेज हो गए। बेटी, मेरी जान! दोनों जाने कब तक लिपटी खड़ी आंसू बहाती रही। म्याऊं! बिल्ली की आवाज़ पर जैसे उन्हें होश आया, वे अलग हुई। मोना चौधरी ने देखा, वही काली बिल्ली झूले के लकड़ी के फट्टे पर बैठी चमक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। तू कब आई बेटी? रौनक देवी का सर अभी भी कांप रहा था। अभी आई हूँ माँ। मोना चौधरी की निगाह रौनक देवी के आंसू भरे चेहरे पर गई। उसके आंसू पहुँचती मोना चौधरी तड़प भरे स्वर में कह उठी। रो मत माँ, अब तो मैं आ गई हूँ। हाँ हाँ, अब मैं क्यों रोऊंगी? कहते हुए रौनक देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी वापस आ गई है। 150 बरस हो गए तेरे इंतजार में। गुरुवर कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक ही तो कहा था उन्होंने, मिन्नो आएगी, दोबारा जन्म लेकर उसी रूप में तू सबके सामने आएगी। मोना चौधरी के मस्तिष्क में 2 दिमाग चल रहे थे, एक उसका अपना और दूसरा मिन्नो का, जैसे एक जिस्म में 2 जाने हों। अपने बापू से मिली? हाँ माँ, बेला भी साथ थी और वो देवा भी तो साथ है। देवा भी आया है? रौनक देवी के चेहरे पर खुशी और गहरी नजर आने लगी। हाँ माँ, देवा भी है। तो वो तेरे साथ क्यों नहीं आया? बापू ने उसे रोक लिया। बापू को ही पता होगा कि देवा को मेरे साथ क्यों नहीं भेजा। अब भीतर आ, यहीं खड़ी रहेगी क्या? माँ, भीतर बाद में, मैं तो चली मौसी के यहाँ।
मौसी मिली थी, उसने साग बना रखा है, कह रही थी मक्की की रोटी उतार दूंगी, जल्दी से आ जा, मुझे भूख भी जोरों से लगी है। मोना चौधरी जल्दी से बोली। खाना मैं बनाती ना माँ, मोना चौधरी ने चंचलता से कहा। जो मज़ा मौसी के हाथ का खाने में है, वो मज़ा कहीं भी नहीं। अभी तो तेरे को जी भरकर देखा भी नहीं, दो बातें भी नहीं की, और तू बस माँ गई और आई, मक्की की रोटी और सरसों का साग मौसी के हाथ का खाकर। कहने के साथ ही मोना चौधरी पलटी और वापस गेट की तरफ भागी। जबकि मोना चौधरी का मस्तिष्क कह रहा था कि इतने बरसों बाद लौटी है, माँ के पास रहना चाहिए, परंतु चंचल मिन्नो का मस्तिष्क कह रहा था कि सरसों का साग और मक्की की रोटी खाकर फिर माँ से जी भर के बातें करेगी। आराम से खा, आराम से। साग और मक्की की रोटी कहीं भागी नहीं जा रही, देसी घी और डाल ले, तभी तो साग का मजा आएगा। मौसी की आंखें गीली थी। वो चूल्हे के पास बैठी मक्की की रोटी बना रही थी और पास ही बिछी बोरी पर आलती पालती मारे मोना चौधरी जल्दी जल्दी खाने में लगी थी। मौसी की बात सुनकर मोना चौधरी हाथ हिलाकर कह उठी। देख मौसी, तेरे को कितनी बार कहा है, खाते हुए मुझे टोका मत कर। जो कहना हो या तो पहले कह ले या फिर बाद में बोला कर। अब आराम से खाने दे। हाँ। तवे पर रोटी पलटकर मौसी ने मोना चौधरी को देखा। जरा भी नहीं बदली। कौन कहता है तू दोबारा जन्म लेकर आई है? मौसी का सर भर्रा उठा। जवाब में मोना चौधरी से मुस्कुरा कर रह गई। कभी तुझे मौसी की याद नहीं आती थी? मौसी ने ऊंचे सर में पूछा। नहीं। क्या कहा? मौसी का सर तेज हो गया। मेरे हाथ की खा खाकर इतनी बड़ी हुई और कहती है कि मेरी याद नहीं आई? फिर क्या अपनी माँ रौनक को याद करती थी? किसी को भी नहीं। मोना चौधरी का मुंह तेजी से चल रहा था। याद आती भी कैसे, मैं तो मर गई थी, दोबारा जन्म लिया। बीता जन्म तो भूल गई, तो अब मौसी की रोटी की याद कैसे आ गई? मोना चौधरी का चलता मुंह रुका। दुख भरी निगाहों से मौसी को देखा। मैं नहीं जानती मौसी, कैसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन अभी भी पूरा याद नहीं आया। कई बातें अभी भी धुंधली धुंधली सी हैं। अच्छा अच्छा, खाना खा, सब याद आ जाएगा। तेरा बाप तेरे को सब याद दिला देगा। अब वो कई विद्याओं का ज्ञाता है, लेकिन याद रख, तूने अब दालू को माफ़ नहीं करना। दालू? मोना चौधरी के चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। खाना तो खा, मेरा मुंह देखे जा रही है। मोना चौधरी पुनः खाने में लग गई। और सुन, मौसी अपनी आदत के मुताबिक पुनः कह उठी। बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दे, बच्ची नहीं रही तू। तेरे गुस्से ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैंने क्या किया था मौसी? नहीं याद तेरे को? नहीं। मौसी की बनाई मक्की की रोटी और सरसों का साग याद रह गया? अपने मतलब की बात तो सब याद रखते हैं। जो भी पूछना अपनी माँ से पूछना, उसे बोला ही है मेरे पास आ रही है। हाँ, और मौसी, माँ ने जरा भी नहीं डांटा। खाते खाते मोना चौधरी के होठों से निकला। अब वो डांटने लायक रही कहाँ गई है? 150 बरस से तेरे इंतजार में बैठी थी। पास में पति भी नहीं और बेला भी नहीं। वो दोनों तो डालू के डर से छिपे फिर रहे हैं। मुद्रानाथ या बेला यहाँ कभी आते भी होंगे तो छिप कर। मौसी ने थके स्वर में कहा। मौसी, मिन्नू ने एकाएक कहा। लस्सी नहीं बनाई? नहीं, कल तेरी माँ से दूध लाना भूल गई थी। मुझे मालूम होता कि तू आ रही है तो 3 घड़े भर देती लस्सी के तेरे लिए। कल आना, पेट भरकर लस्सी लस्सी पिलाऊंगी। मोना चौधरी सिर हिलाकर खाने में व्यस्त हो गई। कितना खाएगी, पेट में दर्द मत कर बैठना, मौसी ने मुंह बनाकर कहा। मौसी फिर बोली, तू मुझे आराम से खाने दे। मोना चौधरी ने मुंह फुलाकर कहा। खा खा, पेट फाड़ कर खा, मेरा क्या जाता है। मौसी ने हाथ हिलाकर कहा। फिर मुंह को थोड़ा सा उसकी तरफ करके बोली। गुरुवर कहते थे देवा भी आएगा, वो आया क्या? हाँ। मिला? हाँ मौसी, मिला। तो तू देवा से भी मिल चुकी है। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, देवा से ब्याह करना है तो कर ले। बेला को कोई ऐतराज नहीं, बेला अब सुख शांति चाहती है। मैं देवा से शादी करना चाहती थी? मोना चौधरी ने मौसी को देखा। देख तो बड़ी भोली बनती है, जाकर अपनी माँ से पूछना ये बातें, मौसी ने तीखे सर में कहा। मौसी, अच्छा किया जो साग में मिर्च कम डाली, मोना चौधरी बोली। लेकिन तू तो मिर्च तेज खाती है। तभी तो कह रही हूँ कि अच्छा किया जो कम डाली है, बाकी की मिर्च भरी बातों जो भरी पड़ी हैं, बाकी की मिर्च तेरी बातों में जो भरी पड़ी हैं। मोना चौधरी ने मुंह बनाकर कहा। खाना भी खिलाया जा रही है और तीखी बातें भी किए जा रही है। मैं तो ऐसी ही बातें करती हूँ, मौसी ने हाथ नचाकर कहा। मत आया कर खाने, एक तो बना कर खिलाऊं और ऊपर से तेरे नखरे उठाऊं। मैं तो आऊंगी खाने, तुम नखरे उठाओ या ना उठाओ, मुझे क्या। जुबान तेरी वैसी ही चलती है, दोबारा जन्म लेकर भी जुबान को काबू में नहीं रखा। मौसी की आंखें भर आई। मोना चौधरी ने मौसी को देखा, मुस्कुरा पड़ी। एक बात कहूँ मौसी? कह। तू भी नहीं बदली, वैसे ही मुंह पर बातें मारती है। मौसी ने गीली आंखों को पहुंचा। मैं कैसे बदलूंगी? मौसी का सर भारी था। मैं तो वही हूँ, वही जन्म है मेरा। मैं कहाँ मरीज जो दोबारा पैदा होकर बदल जाती। दालू ने नगरी का समय चक्र रोक रखा है, सब कुछ अपने काबू में कर रखा है। किसी को मरने नहीं देता, किसी को जीने नहीं देता। तूने कभी भी नील सिंह की बात नहीं मानी। मोना चौधरी की निगाह तुरंत उस टूटे फूटे मकान पर घूमी। नील कहाँ है? नजर नहीं।
अगले ही पल उसने होठ बंद कर लिए। महाजन का चेहरा आंखों के सामने नाच उठा। फकीर बाबा महाजन को ही नील सिंह कहता था। मौसी की निगाहें मोना चौधरी पर जा टिकी। याद आ गया ना नील सिंह कहाँ है? मौसी का सर भर्रा उठा था। तू तो उसे अपने साथ ही ले मरी थी। खुद तो मरी मरी, उसे भी ले डूबी। एक ही तो बेटा था मेरा। तेरे झगड़े में वो भी पिस गया था। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव थे। निगाहें मौसी पर थी। मुझे तो कुछ याद नहीं। आदमी तो मेरा पहले ही नहीं था। बेटा भी तूने हाथ से कमा दिया। मौसी की आंखें गीली हो गई। मौसी, नील भी आया मेरे साथ। क्या? मौसी हक्की बक्की रह गई। नील? नील भी आया मेरा? हाँ मौसी, वो बिल्कुल ठीक है। कहाँ है नील? पता कहाँ है वो? एक बार उसे छाती से लगा। मैं नहीं जानती नगरी में इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन इसी नगरी में है। मैं तुम्हें उससे अवश्य मिलवाऊंगी मौसी, मोना चौधरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। सच कह रही है? कहीं मौसी का दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही तू? मौसी की आवाज़ कांप उठी। सच कह रही हूँ मौसी, बिल्कुल सच, हाँ। कहते हुए खाना समाप्त करते हुए मोना चौधरी उठी। अब मैं चली। माँ इंतजार कर रही होगी। देर हो गई तो फिर डांट पड़ेगी। कहने के साथ ही मोना चौधरी भागते हुए बाहर निकल गई। मोना चौधरी रौनक देवी के साथ कमरे में चारपाई पर लेटी थी। मोना चौधरी बार बार रौनक देवी की बाहों में भींच लेती। दोनों बेहद खुश नजर आ रही थी। उनकी बातें कुछ इस तरह हो रही थी। माँ, मोना चौधरी के होठों से निकला। कल बेला को बोल देना कि सब्जी वो बना ले। आखिर में रोटी और तोड़ दूंगी। हाँ, सब्जी बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मुझे। क्यों, कहाँ जाना है तुझे? तूने? रौनक देवी ने पूछा। सत्तो के साथ जाना है। अब ये मत पूछने लग जाना कि कहाँ जाना है। मेरे अपने भी कुछ काम है। बताने ज़रूरी तो नहीं कि हर बात का ढोल पीटती फिरूं। मोना चौधरी कह उठी। तेरे बापू से बोल दूंगी, मिन्नो ऐसा कहती है, तब बापू को जवाब देना। मोना चौधरी खुद नहीं जानती थी कि ये बातें उसके मुंह से कैसे निकल रही हैं। वह खुद को रोकना चाहती थी, परंतु उसके दिलो दिमाग में मौजूद मिन्नो उसके अस्तित्व पर हावी हो चुकी थी। बापू से मत कहना, मोना चौधरी ने जल्दी से कहा। काली बिल्ली कमरे के कोने में आंखें बंद किए खड़ी पड़ी थी। तो बता कहाँ जाना है? बापू से तो नहीं कहेगी? मोना चौधरी बोली। नहीं कहूँगी। पास के गांव में कल सुबह 9 बजे दंगल हो रहा है। कुश्ती का मुकाबला है। एक तरफ देवा है और दूसरी तरफ परसू। उनका मुकाबला देखने जाना है, मोना चौधरी बोली। उस दंगल को देखने के लिए बेला मुझे पहले ही कह चुकी है। मोना चौधरी के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। बेला को कोई ज़रूरत नहीं दंगल देखने जाने की। वो घर बैठकर सब्जी बनाए। एक बात कहूँ तेरे से? रौनक देवी का सर धीमा हो गया। क्या? बेला दंगल देखने नहीं, देवा को देखने जा रही है। मैं सब जानती हूँ, रौनक देवी बोली। देवा को देखने? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़ गए। वो उठकर बैठ गई। हाँ, देवा कभी घर आता है तो बेला के पाँव जमीन पर नहीं टिकते। बेला देवा को चाहती है। माँ, होश में रहकर बात कर। मोना चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। और बेला को समझा दे कि देवा की तरफ आंख भी ना करे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। रौनक देवी भी उठ बैठी और हैरानी से मोना चौधरी को देखने लगी। ये तू क्या कह रही है मिन्नो? क्यों, मेरी बात सुनकर तू क्यों तड़प उठी वहाँ? मोना चौधरी गुस्से में आ चुकी थी। रौनक देवी ने गहरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी को लग रहा था जैसे ये बातें वो पहले भी कर चुकी है। देवा से तेरी कोई बात है क्या? सच बता, मैं बेला से भी बात करूंगी। देख माँ, देवा मुझे अच्छा लगता है। गुरुवर के यहाँ युद्ध कौशल भी हमने एक साथ शिक्षा ली है। और मैं जब भी ब्याह करूंगी देवा से ही करूंगी। हाँ, एक बार सुन ले, लाख बार सुन ले, बापू का डर मत दिखाना इस बारे में। देवा के मामले में तो मैं बापू से भी साफ साफ कह दूंगी, बेशक वो छड़ी से ही क्यों ना मुझे पीटे। रौनक देवी के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। देवा ने कभी तेरे से ब्याह के बारे में बात की है? शरीफ लोग क्या ब्याह की बात खुद करते हैं? उनके बड़े बूढ़े करते हैं, बात भी हो जाएगी। सुना है कि नगरी में कुलदेवी के चुनाव का आयोजन होने वाला है। कुलदेवी बनने के लिए मैं उस आयोजन में हिस्सा लूंगी। उसके बाद मेरा रिश्ता लेकर देवा के यहाँ जाना। कुलदेवी बनने के लिए तू आयोजन में हिस्सा लेगी? रौनक देवी ने हैरानी से कहा। हाँ, पागल हो गई है तू? इस आयोजन में तो बड़े बड़े जमींदार, पटवारी और रसूख वालों की बेटी आएंगी। हम लोगों की क्या बिसात उनके सामने जाने की? चुपचाप घर बैठ। माँ, ये रिवाज है कि नगरी की कुलदेवी बनने के लिए कोई भी युवती हिस्सा ले सकती है, और कुलदेवी वही बन सकती है जो परीक्षा में खरी उतरे। इसमें पागल बनने की क्या बात आ गई? मैं नहीं जानती इस बारे में, रौनक देवी ने उखड़े स्वर में कहा। अपने बापू से बात करना। कुलदेवी बनेगी तू नगरी की, जमीन पर रहकर आसमान पर बैठने का सपना देखती है। मोना चौधरी के मस्तिष्क में उलझन दर उलझन घर करती जा रही थी। इस बात का उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि कभी पहले इन बातों के दौर से वो गुजर चुकी है। बेला गुनगुनाते हुए सुबह तैयार हो रही थी कि मोना चौधरी उसके पास पहुंची। उसके बदन पर कमीज सलवार थी। घने बालों की चुटिया को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ था, जो कि कूलों तक जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो।
आंखों में मौजूद काजल उसकी चंचलता को बढ़ा रहा था। उधर बेला भी किसी कयामत से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बढ़ बढ़कर सुंदर थीं। कहाँ जाने के लिए तू तैयार हो रही है? मोना चौधरी ने तीखे स्वर में पूछा। बेला ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तो तू भी दंगल देखने जा रही है? हाँ, और तू घर बैठकर दोपहर का खाना बना। मोना चौधरी का सर पहले जैसा था। तू घर बैठ खाना बना? मैंने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था माँ से, आज मैं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी। मोना चौधरी की आवाज़ में गुस्सा भर आया। क्या बात है मिन्नू, आज से पहले तो तूने इस तरह आदेश देने वाले लहजे में बात नहीं की। बेला ने उसे गहरी निगाहों से देखा। फालतू की बात मत कर, तू दंगल देखने नहीं जाएगी। तेरे कहने से मैं रुकने वाली नहीं, बेला ने स्पष्ट कहा। मोना चौधरी दांत बीचे बेला को घूरने लगी। उसकी परवाह न करते हुए बेला तैयार होने में पुनः व्यस्त हो गई। तू देवा पर नजर रखती है ना? मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। बेला ने गर्दन घुमाकर मोना चौधरी को देखा। अब समझी मिन्नो, तेरी सड़न की वजह क्या है? बेला ने शांत स्वर में कहा। देवा पर से नजर हटा ले बेला। क्यों? मैं उससे ब्याह करूंगी। बेला के चेहरे पर गंभीरता उभरी। देख मिन्नो, अगर तेरे और देवा में ऐसी कोई बात है तो साफ कह दे, मैं रास्ता बदल दूंगी। अगर कोई बात नहीं है तो फिर तेरे को कोई हक नहीं है अपनी मर्जी मुझ पर थोपे। देवा को मैं कब से अपना मान चुकी। ये बात तो मेरे साथ भी है, बेला ने कहा। देवा ने तेरे को अपना माना है तो कह दे, मैं देवा को अपना बना लूंगी। तू रास्ते से हट जा। ये गलत बात है, मैं नहीं मानूंगी तेरी बात। बेला की आवाज़ में तीखापन आ गया। तेरे को मेरी बात माननी होगी बेला। मोना चौधरी गुस्से से चीख उठी। इससे पहले बेला कुछ कहती तभी मुद्रानाथ ने भीतर प्रवेश किया। होठों पर मूछें, शरीर पर कुर्ता पजामा, पाँव में चप्पल है। क्या बात है मिन्नो, किस बात पर गुस्सा हो रही हो? मुद्रानाथ ने पूछा। मोना चौधरी चुप, बेला खामोश। मेरी बात का जवाब दो। मुद्रानाथ ने दोनों को देखा। बेला ने मोना चौधरी से कहा, मिन्नो आप जवाब दे बापू को। दंगल पर जाने की बात हो रही थी बापू। मोना चौधरी की आवाज़ में अभी भी गुस्सा था। तो जाओ, झगड़ना नहीं आपस में। दोनों एक साथ जाओ और साथ ही वापस आओ, मुद्रानाथ ने कहा। मैं तो सत्तों के साथ दंगल देखने जा रही हूँ। गुस्से को दबाते हुए मोना चौधरी बाहर निकल गई। म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ सुनकर मोना चौधरी की आंख खुली। रौनक देवी के साथ बातें करते करते जाने कब उसकी आंख लग गई थी। रौनक देवी चारपाई पर नहीं थी। कमरे में बल्ब जल रहा था। बिल्ली कमरे में उसी कोने में बैठी चमकती निगाहों से उसे देख रही थी। मोना चौधरी उठ बैठी। बाहर अंधेरा हो रहा था। माँ, मोना चौधरी के होठों से पुकार निकली। मैं चूल्हे पर हूँ। मोना चौधरी खड़ी हुई और उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। दरवाजे को पार किया तो बाहर सेहन था, जहां एक तरफ बल के प्रकाश के नीचे चूल्हे पर रौनक देवी बर्तन रखे कड़छी भीतर डालकर उसे हिला रही थी। क्या कर रही हो माँ? मोना चौधरी उसके पास पहुंचते हुए बोली। खाना तैयार कर रही हूँ, रौनक देवी प्यार से बोली। तेरे से बात करने में इतना वक्त गुजर गया कि खाना बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मौसी के यहाँ मत चले जाना खाना खाने। फिक्र मत कर माँ, तेरे हाथ का बना ही खाऊंगी, मोना चौधरी के होठों से निकला। तभी उसके कानों में घोड़े की हिनहनाहट गूंजी। मोना चौधरी की निगाह अस्तबल की तरफ उठी, जहाँ एक बल्ब मध्यम सी रोशनी फैला रहा था और वहाँ 4 घोड़े बंधे स्पष्ट नजर आ रहे थे। एक घोड़ा फिर उसे देखकर हिनहनाया। माँ, मैं बाहर का चक्कर लगा कर आ रही हूँ, तुम खाना बनाओ, मोना चौधरी बोली। अंधेरे में जाने की क्या जरूरत है, सुबह चली जाना। अभी आई माँ। कहने के साथ ही मोना चौधरी अस्तबल में बंधे घोड़े की तरफ बढ़ गई। पास पहुंचकर जो घोड़ा उसे देखकर हिनहना रहा था उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया, फिर उसे खोला और उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गई। लगाम और जीन पहले ही कसी हुई थी। मोना चौधरी के पीठ पर बैठते ही घोड़े ने दोनों टांगें ऊपर करके हिनहनाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। फिर वो बाहर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ा। टापों का सर गूंजने लगा। तभी रौनक देवी का ऊंचा सर कानों में पड़ा। हम अंधेरे में दूर मत चली जाना मिन्नू, मैं खाना बनाए बैठी हूँ। अच्छा माँ। और फिर देखते ही देखते घोड़े पर सवार मोना चौधरी खुले गेट से बाहर निकलती चली गई। मोना चौधरी घोड़े को इतनी तेज दौड़ा रही थी जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो। कोई भी रास्ता, कोई भी गली उसके लिए अनजान नहीं थी। लगाम के इशारे पर घोड़ा गलियों में चौड़े रास्तों पर मुड़ रहा था। कहीं कहीं लोग आ जा रहे थे तो कहीं बिल्कुल वीरानी थी। फिर वो एक ऐसी सड़क पर जा पहुंची जहाँ छोटा सा बाजार था। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें मध्यम सी रोशनी में चमक रही थीं। कस्बे के कुछ लोग खरीदारी में व्यस्त थे। मोना चौधरी ने घोड़ा बेहद धीमा कर लिया। उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थीं। तभी सड़क के बीचों बीच खड़े व्यक्ति को देखकर उसने घोड़े की लगाम खींच ली। वो घोड़े पर बैठी मोना चौधरी को ही देख रहा था। घोड़ा रुक चुका था। मोना चौधरी की निगाह भी उस पर ही टिकी थी। वो 35 बरस का सेहतमंद व्यक्ति था। उसकी मूंछों में करारापन था। चेहरे से वो अक्खड़ किस्म का लग रहा था।
लेकिन इस वक्त आंखें सिकोड़े मोना चौधरी को देख रहा था। मिन्नो तू? उसके होठों से निकला। हाँ मैं ही हूँ। मोना चौधरी के होठों से निकला। अभी तक तेरी आदत गई नहीं? कौन सी आदत? सड़क के बीच खड़े होकर दूसरों का रास्ता रोकने की आदत। 50 बार तेरे को समझा चुकी हूँ राधे श्याम, सुधर जा। वरना किसी दिन बुरी तरह पिटेगा। मोना चौधरी के होठों से ये शब्द निकल रहे थे। राधे श्याम नाम का वो व्यक्ति आंखें सिकोड़े उसे देखे जा रहा था। देखता क्या है? मोना चौधरी दबंग स्वर में बोली। तू वापस आ गई? वही चेहरा, वही रूप लेकर? हाँ आ गई हूँ मैं। कमाल है, कब आई? तेरे को क्या करना पूछकर? मोना चौधरी उसी लहजे में बोली। तू अपनी आदतें ठीक कर ले। और लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। मोना चौधरी की निगाह उन पर फिरने लगी। इकट्ठी होती भीड़ से आवाज़ें आने लगी। अरे ये तो मिन्नो है। मिन्नो वापस आ गई। गुरुवर ने कहा तो था कि मिन्नो एक दिन अपने रूप में वापस अवश्य आएगी। मोना चौधरी ने पुनः राधे श्याम को देखा। अब आगे से हट जा राधे श्याम, वरना अपना रास्ता मुझे साफ करना आता है। मोना चौधरी की आवाज़ में चुभन आ गई। मैंने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका मिन्नो। राधे श्याम फौरन एक तरफ हटता हुआ बोला। लोगों की आवाज़ें, बातें मोना चौधरी के कानों में पड़ रही थी। हर कोई उसे मिन्नो कहकर पुकार रहा था और वो भी जानती थी कि वो मिन्नो ही है। उसने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। मोना चौधरी और रौनक देवी फर्श पर बैठे घर के बरामदे में खाना खा रहे थे। सामने सेहन के पार गेट नजर आ रहा था। अस्तबल नजर आ रहा था। गाय और भैंसें बंधी नजर आ रही थी। बेहद शांत माहौल था। रात के अंधेरे में कहीं कहीं कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगती। माँ। खाने के दौरान मोना चौधरी के होठों से निकला। तूने फिर वही दाल बनाई है जो बेला को पसंद है? रौनक देवी मुस्कुराई। बेला की पसंद में क्या बुराई है? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मेरी पसंद की दाल बनाती तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है मिन्नो, सुबह तेरी ही पसंद के पराठे बनाऊंगी। मूली के पराठे? मोना चौधरी के होठों से बरबस ही निकला। हाँ। रौनक देवी ने भीगी निगाहों से उसे देखा। सब याद है तेरे को? हाँ माँ, सब याद आ गया है। मोना चौधरी धीमे सर में कह उठी। लेकिन कुछ बातों के बाद आगे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा। वो भी याद आ जाएगा। तेरे बापू के पास शक्तियाँ हैं, वो सब तेरे को याद दिला देंगे। मोना चौधरी खाते खाते ठिठकी। रौनक देवी को देखा। माँ, जो सुनने में आ रहा है कि दालू मेरे बापू और बेला का दुश्मन बना हुआ है, तो वो तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं बना? तुम्हारी जान लेने की उसने कोशिश क्यों नहीं की? रौनक देवी की निगाह भी मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी। मिन्नो, तेरे को ये बात याद नहीं? कौन सी बात माँ? रौनक देवी का खाना भी रुक गया था। तुम मुझसे झगड़ बैठी है देवी बनने के बाद। तूने अपने पास मुझे महल में ले जाने से इनकार कर दिया था। तेरा गुस्सा किस पर गिरे किसी को मालूम नहीं होता था। पागल उठती थी तू गुस्से में। खैर, मैंने भी तेरे साथ महल में जाना पसंद नहीं किया और यहीं रही। तेरे बापू और बेला तेरे साथ चले गए थे, क्योंकि जो भी हो उनकी निगाहों में तू बच्ची ही थी। उसके बाद दालू ने जो किया वो सामने आ गया। मेरी तरफ दालू ने इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया कि मेरी दिलचस्पी महलों में ना होकर इस घर में थी। मोना चौधरी रौनक देवी को देखती रही, फिर बोली। माँ, मैंने तुमसे झगड़ा किया था? छोड़ बीती बातों को, आगे की सोच। दालू से हमें तू ही मुक्ति दिला सकती है। नगरी का समय चक्र रोक कर हमें बर्बाद कर रखा है। ना कोई मर सकता है, ना कोई जी सकता है। कोई पैदा नहीं हो सकता। इतनी लंबी जिंदगी जीकर क्या करना है हमने? दालू को नगरी पर देर तक राज्य करने की इच्छा है। इसी कारण वह ज़्यादा जीना चाहता है और हम सबको बर्बाद कर रखा है। चिंता मत कर माँ। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। मैं सब ठीक कर दूंगी, परंतु मुझे याद आ जाए कि। तभी मौसी का सर कानों में पड़ा। रौनक, ओ रौनक, कहाँ मर गई तू? दोनों की निगाहें गेट की तरफ उठी, जहाँ से मौसी भीतर प्रवेश कर रही थी। आ मौसी। मोना चौधरी के होठों से निकला। खाना खा ले। मैं तो खाया ही हूँ। तेरा पेट वेट तो खराब नहीं हुआ? पास आते मौसी ने पूछा। पेट खराब हो बेला का, मेरा क्यों खराब हो? जाने कैसे ये शब्द मोना चौधरी के होठों से निकले। मैंने तो इसलिए पूछा मिन्नो कि दोपहर में तू साग और रोटी ज़्यादा खा गई थी। शुक्र है तेरे पेट में कोई गड़बड़ नहीं हुई। और हाँ, साग बचा रखा है, कल फिर आ जाना। मक्की की रोटी उतार दूंगी और घड़ा भरकर लस्सी भी तेरे सामने रख दूंगी। सारा पीकर पेट खराब कर लेना। मोना चौधरी मुस्कुराई। मौसी देख लेना, कल भी मेरा पेट खराब नहीं होगा। देख लूंगी, देख लूंगी। कहने के बाद मौसी ने रौनक देवी से कहा। बहुत खुश हो रही होगी कि मिन्नो लौट आई है। अच्छा, तेरे को पता है नील भी आया है? नील बेटा भी आया है? रौनक देवी के होठों से निकला। क्यों री, तूने माँ को नहीं बताया कि नील? मौसी ने कहना चाहा। भूल हो गई मौसी। मोना चौधरी जल्दी से कह उठी। साग रोटी तो तू भूलती नहीं, मेरे बेटे की बात भूल गई। मौसी का सर तीखा हो गया। कहाँ है नील सिंह? रौनक देवी ने मोना चौधरी को देखा। माँ। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। वो इसी नगरी में कहीं है, मेरे साथ ही था, बिछड़ गया। परसों भी नगरी में है। परसों?
रौनक देवी के होठों से निकला। परसों बेटा भी है। मौसी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। सबको साथ लेकर गई थी और साथ लेकर ही वापस आई है। मोना चौधरी मौसी का चेहरा देखती रही। मौसी ने रौनक देवी से कहा, रौनके, बता दूध कहाँ रखा है? आज दूध ज़्यादा लेना है, इसके लिए घड़ा भरकर लस्सी जो बनानी है। रखा कहाँ? वहीं तो होगा जहाँ रोज़ रखती है। कहने के साथ ही मौसी पलट कर चूल्हे की तरफ बढ़ गई, जहाँ कई बड़े बर्तन बड़े नजर आ रहे थे। मोना चौधरी ने रौनक देवी को देखा। माँ, बिल्ली को दूध दे दिया था? हाँ हाँ, तू फिक्र नहीं कर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जब तू नींद में थी तभी बिल्ली को दूध में रोटी डालकर दे दी थी। उसका पेट भरा ना होता तो क्या वो मुझे चैन से बैठने देती? रौनक देवी ने कहा। म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ पर मोना चौधरी की नींद खुली। उसने आसपास देखा, बरामदे के बल्ब की रोशनी भीतर तक आ रही थी। दरवाज़ा खुला था, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। रौनक देवी को उसने पास ही चारपाई पर नींद में डूबे पाया। तभी बिल्ली ने उछाल भरी और उसके तकिए पर आ बैठी और कंधे पर पंजा मारा। फिर छलांग मारकर दरवाजे की तरफ और चौखट पर बैठकर पलटकर उसे देखने लगी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। बिल्ली उसे आने का इशारा कर रही थी। उसे चारपाई से न उतरते पाकर बिल्ली ने पुनः पुकारा, म्याऊं। मोना चौधरी ने गहरी नींद में डूबी रौनक देवी को देखा। फिर चारपाई पर उठ बैठी, पास ही रखे जूते पाँव में पहने। फिर खड़ी होकर बिल्ली की तरफ बढ़ी तो बिल्ली दरवाज़ा पार करती हुई आगे बढ़ गई। मोना चौधरी उसके पीछे थी। बिल्ली उसे लेकर गेट तक पहुंची और फिर उछलकर कंधे पर जा बैठी और उसके कंधे पर पंजा मारा। उसका मतलब समझकर मोना चौधरी ने बंद गेट खोला तो बिल्ली छलांग लगाकर नीचे आई और आगे बढ़ गई। मोना चौधरी उसके पीछे चलने लगी। इतना तो स्पष्ट हो चुका था कि बिल्ली उसे किसी खास जगह पर ले जाना चाहती थी। हर तरफ रात का गहरा सन्नाटा और सुनसानी छाई हुई थी। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ही कानों में पड़ रही थी। 10 मिनट मोना चौधरी बिल्ली के पीछे इसी तरह चलती रही और वो वहाँ पहुँच गई जहाँ मुद्रानाथ ने उसे छोड़ा था। रुककर बिल्ली ने पलटकर मोना चौधरी को देखा। बिल्ली की चमकपूर्ण आंखों से नज़रें मिलते ही उसके मस्तिष्क में अजीब सी हलचल हुई। फिर जब नज़रें सीधी की तो चौंक पड़ी। सामने मुद्रानाथ, बेला और देवराज चौहान खड़े थे। बापू, मोना चौधरी के होठों से निकला। मुद्रानाथ के चेहरे पर मुस्कान उभरी। सब आंखें बंद करो, मुद्रानाथ ने कहा। बेला, देवराज चौहान और मोना चौधरी ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुद्रानाथ ने आंखें बंद की और होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। आंखें खोलो। उन्होंने आंखें खोली तो खुद को उसी गुप्त कमरे में पाया जहां से वे गए थे। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी, बेला शांत थी, जबकि मोना चौधरी का चेहरा अजीब से भावों से भरा पड़ा था। बेला, मोना चौधरी की नज़रें बेला पर गईं। सर में अजीब से भाव थे। मैं सच कहती हूँ, अब तेरे से कभी झगड़ा नहीं करूँगी, किसी भी बात पर नहीं झगड़ूंगी। तू तो मेरी बहन है। बेला मुस्कुराई। तो तेरे को सब याद आ गया मिन्नू? बेला मुस्कुराई। तेरे बारे में तो काफ़ी बातें याद आ गई। मैं ही पागल थी जो जिद में सब कुछ करती थी। बेला के होठों पर बराबर मुस्कान छाई हुई थी। मेरे को इस बात की खुशी है कि तूने अपनी बहन को पहचान लिया। बेला हौले से हंसी। मोना चौधरी की आंखें गीली हो उठी। उसने दोनों बाहें फैला दी। गले नहीं लगेगी? बेला जल्दी से आगे आई और मोना चौधरी की बाहों में समा गई। मुद्रानाथ के चेहरे पर मुस्कान थी। देवराज चौहान गंभीर सा सब देख रहा था। बेला अलग होते हुए बोली, माँ कैसी है? अच्छी है। तू मिली नहीं माँ से? वक्त नहीं मिला, बहुत व्यस्त थी। जाऊंगी कभी छिपकर माँ से मिलने, बेला ने कहा। मोना चौधरी ने मुद्रानाथ को देखा। बापू, मुझे सब कुछ याद नहीं आया। मैं सब याद आ जाएगा मिन्नो। मुद्रानाथ का चेहरा गंभीर हो गया। देवा के साथ तुम उस आसन पर बैठ जाओ। मोना चौधरी ने देखा, कमरे के बीचों बीच छोटा सा आसन पड़ा नजर आ रहा था, जो कि पहले वहाँ मौजूद नहीं था। फिर उसकी निगाह मुद्रानाथ पर जा टिकी। आसन पर बैठने की मेरी क्या ज़रूरत है? देवराज चौहान बोला। बहुत ज़रूरत है देवा, मुद्रानाथ ने गंभीर स्वर में कहा। बीता जन्म तुम दोनों को याद आ जाना चाहिए, तभी तो दालू का मुकाबला कर सकोगे। अकेली मिन्नो शायद दालू का मुकाबला ना कर सके। देवराज चौहान और मोना चौधरी की निगाहें मिली। उसके बाद दोनों खामोशी से आसन की तरफ बढ़ गए। जूते उतार दो, मुद्रानाथ ने कहा। आसन के पास पहुंचकर देवराज चौहान और मोना चौधरी ने जूते उतारे और आसन पर जा बैठे। दोनों के बीच 2-2 फीट का फासला था। बैठने के बाद उन्होंने मुद्रानाथ को देखा। मुद्रानाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है पूर्व जन्म की बातें याद आने तक तुम दोनों को कुछ तकलीफ़ें हों, लेकिन हर हाल में तुम दोनों को अपने मस्तिष्क पर काबू रखना है। और मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने हौसलेमंद हो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस कोशिश को व्यर्थ नहीं होने दोगे। दोनों खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोले। आंखों को बंद कर लो और किसी भी स्थिति में खोलने की चेष्टा मत करना। दोनों ने आंखें बंद कर ली। उसी पल मुद्रानाथ ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ बुदबुदाया। इसके साथ ही वहाँ अंधेरा छा गया।
उस गहरे अंधेरे में सिर्फ देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे सूर्य की भांति चमक रहे थे, जैसे सारा प्रकाश उनके चेहरों पर आ टिका हो। देखते ही देखते दोनों के चेहरे पसीने से भर उठे, जो कि बूंदें बनकर थोड़ी की तरफ आने लगे। दोनों के चेहरों पर असहन से भाव नजर आने लगे, परंतु वे उसी मुद्रा में रहे। और फिर मुद्रानाथ ने आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर होठे ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ देर बाद एक का एक आसन के गिर्द आग भड़क उठी और देखते ही देखते वो लपटें ऊपर उठती जा रही थीं। फिर ऐसा भी वक्त आया जब आग की लपटों के पीछे वे दोनों छिप गए। कमरे का वातावरण बेहद गर्म हो उठा था और मुद्रानाथ उसी मुद्रा में मंत्रों का उच्चारण जारी रखे था। दालू बाबा ने आंखें सिकोड़कर हरि सिंह को देखा। एक तरफ केसर सिंह खड़ा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा हरि सिंह, दालू बाबा के होठों से निकला। तुम्हें भूल हुई दालू बाबा, हरि सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। आप जानते हैं हरि सिंह की खबर कभी गलत नहीं होती। दालू बाबा का चेहरा खतरनाक भावों से भरने लगा। मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि कोई तिलिस्मी जहर को भी खत्म करने की हिम्मत रखता हो और उसे खत्म कर दे। असंभव। नहीं हरि सिंह, तुम्हारी बात विश्वास के काबिल नहीं। क्यों केसरे? दालू बाबा गुर्राया। केसर सिंह दांत भींचकर तुरंत बोला, आप ठीक कह रहे हैं। तिलिस्मी जहर पर काबू पाना असंभव है। कोई उसकी जान ले सकता है, इस बात पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हरि सिंह की खबर गलत है। दालू बाबा की निगाह हरि सिंह पर जा टिकी। क्यों हरि सिंह, कहाँ पर तेरे से गलती हो गई? मेरे से कोई गलती नहीं हुई दालू बाबा, हरि सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। जवाब देने में जल्दी मत कर, सोच समझ कर जवाब दे। गलत खबर की सजा जानता है। दालू बाबा एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में क्या उठा। हरि सिंह अपनी औकात जानता है दालू बाबा। आपको कुछ भी करने कहने से पहले मैं 50 बार उस पर गौर करता हूँ, फिर शब्द मुंह से निकालता हूँ। हरि सिंह की आवाज़ में दृढ़ता थी। दालू बाबा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि इजाज़त लेकर पहरेदार ने भीतर प्रवेश किया। गीतलाल जी आए हैं, आने दो। दालू बाबा ने सिर हिलाया। पहरेदार बाहर निकल गया। दालू बाबा, हरि सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी आंखों से तिलिस्मी जहर की लाश देख कर आ रहा हूँ, इसलिए मैं अपने शब्दों के साथ अपनी जगह पर अड़ी हूँ। दालू बाबा का चेहरा गुस्से से और भी धधक उठा। तभी गीतलाल ने भीतर प्रवेश किया और सलाम करके बोला, तिलिस्म से आ रहा हूँ और बुरी खबरें लाया हूँ। क्या? सबकी निगाहें गीतलाल के चेहरे पर जा टिकी। देवा और मिन्नों पर किए गए वार असफल रहे। हर बार जीत उनकी होती रही। गीतलाल ने कहा, यह कैसे संभव है? दालू बाबा गुर्रा उठा। यह संभव हो चुका है, गीतलाल ने पहले वाले लहजे में ही कहा। और तो और हैरत की बात है कि तिलिस्मी जहर की भी उन्होंने हत्या कर दी। तब मैं दूर रहकर दोनों का पीछा कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से तिलिस्मी जहर की देवा और मिन्नों के साथ लड़ाई देखी है। लड़ाई के दौरान जाने कैसे देवा अपने पूर्व जन्म वाले रूप में आ गया, जाने कैसे उसके हाथ में कटार आ गई, जिससे उसने तिलिस्मी जहर को मारा, और उसके बाद पुकारने की आवाज़ों के भ्रम में भी वो नहीं पड़े और सही प्रकार से उन्होंने तिलिस्मी जहर का संस्कार भी कर दिया। हैरत है कि ये सब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ऐसा करके वे तिलिस्मी जहर से छुटकारा पा सकते हैं। दरिंदा लगने लगा था दालू बाबा। यह सब उसी गद्दार की करतूत है, वही देवा और मिन्नों की सहायता कर रहा है। दालू बाबा दहाड़ा। आप किसकी बात कर रहे हैं दालू बाबा? हरि सिंह ने पूछा। उस गद्दार की जो इन लोगों को पृथ्वी से यहाँ नगरी में लाया है। कहते हुए दालू बाबा ने पास खड़े केसर सिंह को देखा। परसों ने मुंह नहीं खोला? नहीं, उसे ठीक करके दोबारा यातना दी गई। वो पहले से भी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन फ़कीर बाबा की असलियत क्या है वो बताने को तैयार नहीं। दालू बाबा के होठों से गुर्राहट निकली। केसरे जी, परसों को उसके साथियों के साथ कमरे में बंद कर दे। अब उससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दालू बाबा के क्रोध का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों दालू बाबा? केसर सिंह सतर्क सा नज़र आने लगा था। नगरी में वो गद्दार कौन है? कौन हमारे खिलाफ चाल चल रहा है? ये बात छिपने वाली नहीं, मालूम हो ही जाएगी। इस वक्त हमारे सामने सबसे अहम मुद्दा देवा और मिन्नों का खड़ा हुआ है। दालू बाबा एक एक शब्द चबाए वहशी सुर्ख चेहरा लिए कहे जा रहा था। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी कई कोशिशों के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तिलिस्म के खतरों से भी वे बचते जा रहे हैं, क्योंकि कोई गद्दार हमारे खिलाफ उन दोनों की सहायता कर रहा है। तो अब क्या हुक्म है दालू बाबा? केसर सिंह ने पूछा। अनुष्ठान का प्रबंध करो। अनुष्ठान? केसर सिंह के होठों से निकला। मैं किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। देवा और मिन्नों ने तिलिस्मी जहर को समाप्त कर दिया तो मेरे लिए खतरे की घंटी है, इसलिए हाकिम को बुलाना ज़रूरी हो गया है। पाठकों, तिलिस्मी ताज का क्या हुआ? देवराज चौहान और मोना चौधरी में ताज को कौन हासिल कर पाया? क्या दालू बाबा के कब्जे से ताज पाया जा सका, जो कि सख्त तिलिस्मी पहरे में था? देवराज चौहान और मोना चौधरी के साथियों का क्या हुआ, जो दालू बाबा की कैद में थे? और दालू बाबा हाकिम को बुलाने के लिए अनुष्ठान में उनके खून का इस्तेमाल करने जा रहा था। हाकिम,
जिसे देवताओं से अमरत्व प्राप्त था। क्या देवराज चौहान और मोना चौधरी उसका मुकाबला कर सके? क्या फकीर बाबा को गुरुवर के श्राप से मुक्ति मिल सकी? देवराज चौहान और मोना चौधरी में दोस्ती हो सकी? पिंजरे में कैद नीलू महाजन का क्या हुआ? क्या रुस्तम राव वायदे के मुताबिक लाडो से ब्याह कर सका? क्या दूसरों को भी पूर्व जन्म की बातें याद आ सकी? गुरुवर कौन था, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूरा ज्ञान था? वो हाकिम जिससे हर कोई खौफ खाता था, आखिर उसकी असलियत क्या थी? देवराज चौहान अपने परिवार वालों से फिर मिल सका, उन्हें कैद से मुक्ति दिला सका? ऐसे और भी कई सवालों का जवाब आप पाएंगे मनोज पब्लिकेशन के आगामी सेट में प्रकाशित होने वाले अनिल मोहन के नए उपन्यास कौन लेगा ताज में। केसर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हरी सिंह और गीतलाल की निगाहें मिली। चेहरे पर घबराहट स्पष्ट नजर आई। केसरे, दालू बाबा गुस्से से पागल हो रहा था। हाकिम को बुलाने के लिए अनुष्ठान का प्रबंध कर। जी दालू बाबा। केसर सिंह ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। अनुष्ठान के सामान का मैं सारा इंतजाम करता हूँ। मनुष्य का खून लाने के लिए पृथ्वी पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही हमारी कैद में है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? कोशिश कीजिए दालू बाबा। हाकिम को बुलाए बिना काम चल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं, ये मेरा अंतिम फैसला है। अनुष्ठान करना पड़ेगा हाकिम को बुलाने के लिए। मैं नगरी में आए इन खतरों को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहता हूँ और हाकिम आते ही सब ठीक कर देगा। तुमसे जो कहा है वही करो। फ़ौरन अनुष्ठान की तैयारियाँ आरंभ कर दो। जी दालू बाबा। कहते हुए केसर सिंह की आंखों में बेचैनी झलक रही थी कि हाकिम को बुलाया जा रहा है और हाकिम के आने का मतलब वो क्या नगरी का हर व्यक्ति समझता था। हरी सिंह और गीतलाल भी हाकिम के आने की सोचकर चिंतित हो उठे थे। तुम दोनों तिलिस्म में जाओ, दालू बाबा ने हरी सिंह और गीतलाल से कहा। वहाँ होने वाली हलचलों पर निगाह रखने की कोशिश करो। हाकिम के आते ही सब ठीक हो जाएगा। जाओ। हरी सिंह और गीतलाल खामोशी से पलटकर बाहर निकल गए। दालू बाबा के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच रहे थे। तू क्यों खड़ा है केसरे? जाकर तैयारी कर। दालू बाबा ने कठोर निगाहों से उसे देखा। जी, केसर सिंह ने कहा और बाहर निकल गया। हाकिम, दालू दांत भींचकर बड़वाया, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वहाँ तूफान जैसी तेज हवा चल रही थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे रोशनी में चमक रहे थे। बाकी हर जगह पर गहरा अंधेरा था। हवा में उनके सिर के बाल तीव्रता से उड़ रहे थे। उनके चेहरों पर बेहद थकान और तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 1 घंटा हो चुका था उन्हें इस अवस्था में बैठे। अंधेरे में मुद्रानाथ और बेला खड़े थे। बेला शांत स्थिर थी, परंतु मुद्रानाथ के मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ें कभी कभी वहाँ गूंज उठती थी और अब धीरे धीरे वहाँ चलती तूफानी हवा कम होने लगी। अजीब सा शोर वहाँ उठ खड़ा हुआ। वो शांत होने लगा और फिर वो वक्त भी आया जब हवा बिल्कुल थम गई। हवा के रुकते ही वो पूरी जगह फिर से रोशन हो गई। बेला जैसे पहले खड़ी थी अब भी वैसे ही खड़ी थी, लेश मात्र भी नहीं हिली थी। मुद्रानाथ भी वैसे ही खड़ा था जैसे पहले था, परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी थकान नजर आ रही थी जैसे अथाह मेहनत करके हटाओ। मुद्रानाथ ने अपने जोड़े हाथ सीधे किए और देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखते हुए होठो ही होठो में मंत्र का उच्चारण किया तो दोनों ने आंखें खोल ली। इस वक्त दोनों की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान थी। चेहरा थका हुआ था, शरीर जैसे बेजान सा हो रहा था, परंतु मस्तिष्क में तीव्र हलचल खलबली मचा रही थी। दोनों ने मुद्रानाथ फिर बेला को देखा। उसके बाद उनकी निगाहें आपस में टकराईं। देवा, मोना चौधरी के होठों से निकला। मिन्नो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अगले ही पल मोना चौधरी गुस्से से सुर्ख होने लगी। तूने मेरी जान ले ली थी मिन्नो, देवराज चौहान बोला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सका था। यह कैसे हो सकता है? मुद्रानाथ क्या उठा। मरते मरते तुमने मिन्नो की जान ले ली थी? देवराज चौहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि मोना चौधरी दांत बीच कर क्या उठी। नहीं बापू, देवा के खंजर से नहीं, बल्कि मुझ पर छिपकर धोखे से वार किया दालू ने। मोना चौधरी के चेहरे पर वैशी भाव नजर आने लगे। नील सिंह हमेशा मुझे समझाता रहा, आप दोनों मुझे समझाते रहे कि दालू पर मैं इतना विश्वास ना करूं, परंतु मैं नहीं मानी और वही विश्वास मुझे ले डूबा। ये खबर मेरे लिए नहीं है कि तुम देवा के हाथों नहीं मरी, बल्कि दालू ने धोखे से तुम्हारी जान ली। वो नगरी को हथियाने की योजना बना रहा था, तभी तो उसने अंत में तुम्हें भड़काया और फिर तुम्हारी जान भी उसी ने ली। उसके बाद उसने दूसरा हमला मुझ पर और बेला पर किया, परंतु किस्मत अच्छी थी, हम बच निकले। मुद्रानाथ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। तभी बेला बोली, क्यों नहीं मिन्नो, अब तो तेरे को याद आ गया कि मैं तेरी बहन हूँ। मोना चौधरी मुस्कुराई और आगे बढ़कर बेला को गले से लगा लिया। बेला, अब मैं तेरे से कभी नहीं झगड़ूंगी। कहते हुए मोना चौधरी की आंखें छलछला उठी। मुद्रानाथ ने देवराज चौहान को देखा। देवा बेटे, तू क्या सोच रहा है? मुद्रानाथ के स्वर में अपनापन था। मैं ये सोच रहा हूँ बाबा कि मिन्नो के साथ जो झगड़ा हुआ वो हमारा आपसी झगड़ा नहीं था, बल्कि झगड़ा करवाने के लिए योजना तैयार की गई।
हमें लड़वाया गया, देवराज चौहान ने कहा। मुद्रानाथ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और इस मामले में पहली चिंगारी पेशीराम नहीं दिखाई थी? देवराज चौहान बोला। हाँ, और अब वो पश्चाताप भी कर रहा है। पेशीराम दिल का बुरा नहीं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मुद्रानाथ ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी मोना चौधरी जलते स्वर में गुर्रा उठी। बापू, मोना चौधरी का चेहरा प्रतिशोध से भर चुका था। दालू को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने जो किया है उससे उसे मौत ही निजात दिला सकती है। मैं उसे तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हो, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अगर उस जन्म में भी तुम जल्दी गुस्से में नहीं आती तो शायद हमें झगड़ा नहीं बढ़ नहीं पाता। क्या मतलब? दालू को कमज़ोर मत समझो। 150 साल से वो जमा हुआ है, हर ताकत उसके पास है। मत भूलो, कुलदेवी का वो ताज जो तुम्हारे माथे पर होता था, जिसमें देवताओं ने सिद्धियों से प्राप्त शक्ति भर रखी है, उस पर दालू बाबा का कब्जा है। उसी के दम पर उसने नगरी का समय चक्र रोक रखा है। तिलिस्मी ताज की शक्तियों के सामने हम नहीं ठहर सकते, दालू का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोच समझकर दालू पर हाथ डालना होगा। मोना चौधरी ने हाथ दांत भींच लिए। देवा ठीक कहता है बेटी, मुद्रानाथ ने चिंतित स्वर में कहा। और अब एक और खतरा सिर पर आने वाला है, जिसका तुम दोनों का एहसास नहीं। कैसा खतरा? गुरुवर ने कहा था कि जब देवा और मिन्नो के अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा तो ठीक उसी वक्त दालू हाकिम को बुलाने के लिए अनुष्ठान का आरंभ करेगा। हाकिम? देवराज चौहान और मोना चौधरी चौंके। वो हाकिम जो मोना चौधरी ने कहना चाहा। हाँ, मैं उसी हाकिम की बात कर रहा हूँ जिसने देवताओं से अमृत हासिल कर लिया था और अब उसे कोई नहीं मार सकता। वो कैसे मर सकता है उसकी युक्ति तुम्हारे पास मौजूद किताब में लिखी हुई है, परंतु तब भी ज़रूरी नहीं कि हाकिम की जान ली जाए। वो भी जीत सकता है। वो किताब मैंने अपने महल में गुप्त जगह छिपा रखी है, मोना चौधरी के होंठों से निकला। तो हर हाल में फ़ौरन तुम्हें उस किताब को पाना होगा, क्योंकि हाकिम को बुलाने के लिए दालू बाबा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। और हाकिम के आने पर क्या उथल पुथल होगी ये तुम दोनों सोच ही सकते हो। मैं अभी महल की तरफ रवाना होती हूँ, मिन्नो सुलगते स्वर में कह उठी। जाओ, देवा भी तुम्हारे साथ रहेगा। अब तिलिस्म में तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म की याद आते ही तिलिस्म का जर्रा जर्रा तुम्हारे दिमाग में आ चुका है। कहने के साथ ही मुद्रानाथ आगे बढ़ा। जाने कब उसके हाथ में सफ़ेद मोतियों की माला आ गई थी। पास आकर माला को उसने मोना चौधरी के गले में डाला। ये माला गुरुवर का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। गुरुवर ने कहा था जब तुम्हें पूर्व जन्म की याद आ जाए तो इसे तुम्हारे गले में डाल दो। हाकिम के बीच में आने से हालात खतरनाक हो जाएंगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम ठीक कहते हो देवा, लेकिन होनी को कौन रोक पाया है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मुद्रानाथ ने शांत गंभीर स्वर में कहा। बापू, मैं महल में उस किताब को लेने जा रही हूँ, देवा मेरे साथ रहेगा। कहने के साथ मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। दोनों की निगाह मिली। बरबसी वह मुस्कुरा पड़े। पूर्व जन्म की बातों ने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। जाने क्यों उन्हें मुस्कुराते देखकर बेला के होठों पर मुस्कान रेंग गई। और मुद्रानाथ को आने वाले वक्त का इंतजार था कि दालू और हाकिम से टक्कर लेने का क्या अंजाम होगा। क्या कहीं फिर नगरी तबाही और बर्बादी में तो नहीं डूब जाएगी? तो चलिए दोस्तों, नॉवेल के इस अंतिम भाग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस नॉवेल के अगले भाग कौन लेगा ताज में। तब तक के लिए धन्यवाद।